Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you are healthy. Let us start today's topic. Today's topic is stoichiometry and calculation of equations. Before starting the topic, we need to know about the chemical reaction. रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? The process of interaction of chemicals to form new substance. क्या होता है बच्चों? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुराने बॉन्ड तो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड जनरेट होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है, ये देखो C+O2 क्या बन गया? CO2। तो जो C और O के बीच में बॉन्ड था, यहाँ पे C का बॉन्ड था और O के बीच में बॉन्ड था, वो टूट के क्या है, एक नया बॉन्ड जनरेट होगा CO2 के अंदर। तो पुराने बॉन्ड टूटना और नए बॉन्डों का बनना, कुछ एनर्जी निकलती है, कई बार एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वही हमारी केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों। उसको क्या बोलते हो आप? केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड? और एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताई है, एक बार रुकना, ये देखो केमिकल जो रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। दोनों में क्या फ़र्क है? केमिकल इक्वेशन होती है रासायनिक समीकरण, यानी इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के द्वारा, किसके द्वारा? सिंबल के द्वारा लिखना। क्या सिंबल उनके होंगे? जैसे मैंने बोल दिया आपको, कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कोक, कोयले का जलना, या फिर बर्निंग ऑफ ब्यूटेन गैस C4H10। तो ये तो मेरी ये केमिकल रिएक्शन हो गई, बट मैं इसको सिंबलाइज करूँगा ना कि बर्निंग ऑफ का मतलब, जैसे मैं बर्निंग ऑफ ब्यूटेन C4H10 + O2 क्या बनेगा? CO2 + H2O। तो ये एक सिंबल है इसका, और ये हमारी होती है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्या है भाई? ज़रूरी होता है। बिना बैलेंस किए केमिकल इक्वेशन किसी काम की नहीं होती। आप जानते हो, आपने 10th क्लास में बहुत डीपली स्टडी किया इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी होती है बच्चों, उसमें दो चीज़ें होती हैं। राइट साइड में जो लिखे जाते हैं, हमेशा राइट साइड में प्रोडक्ट होता है RHS, राइट हैंड साइड, और LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? हमेशा रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट अगर दो हैं तो इनके बीच में ऐड का निशान कर देते हैं, प्लस का साइन होता है। तो रिएक्टेंट हमारे अभिकारक होते हैं, प्रोडक्ट हमारे जो रिएक्शन के बाद प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? जैसे मैं बात करूँ H2O, आप जानते हो ये क्या है? बर्फ़ है क्या? ये आइस है। अगर मैं कह दूँ H2O सॉलिड, इसका मतलब ये आइस है। तो इस सिंबल से पता लग गया ना इसमें ब्रैकेट में क्या सिंबल है। अगर मैं बोल दूँ H2O लिक्विड, इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर है। ऐसा भी तो हो सकता है H2O स्टीम हो, भाप हो, वेपर हो, तो स्टीम के लिए मैं G लिखूँगा ब्रैकेट में। तो ये डिपेंड करता है इसके लिखने के ऊपर हम क्या लिखते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला टॉपिक है मेरा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है? इसके कई मेथड होते हैं बच्चों बैलेंसिंग के। जो इजी मेथड होगा, मैं आपको बिल्कुल ऐसा मेथड बताऊंगा जो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे और किसी भी रिएक्शन में फेल नहीं होगा ये मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको 10th वाला मेथड भी बताऊंगा, हीट एंड ट्रायल मेथड, जो जनरली बच्चों को 10th में सिखाया जाता है। वो मेथड भी आपको सिखाया जाएगा, देख लीजिए। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के दोनों तरफ, जैसे मेरे पास A + B C + D है, तो रिएक्शन के इस तरफ अगर 2A है, मान लो इधर भी A है तो इधर भी 2A होंगे, और इधर 2B है तो इधर भी कितने B होंगे? 2B होंगे। तो दोनों तरह के एटम्स हैं, जो एलिमेंट के एटम्स हैं, उनको बैलेंस करना ही, उनका मास भी बैलेंस हो जाए, ठीक है, और उनके नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो जाए, उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? सो मेकिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मैंने बता दिया, एज वी हैड डन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन द क्लास 10th क्लास, और नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल बेस्ड ऑन द 10th क्लास। 10th क्लास पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मेरे को बोल दिया कि वी विल बैलेंस द इक्वेशन गिवन हीट एंड ट्रायल मेथड, इससे बैलेंस करेंगे हम हीट एंड ट्रायल मेथड से। मैग्नेटिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या बोल दिया? मैग्नेटिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, वहन हीटेड विद हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो रिड्यूस टू आयरन एंड वाटर, तो इससे क्या बनता है? एक तो वाटर बनता है और एक आयरन बनता है। ठीक है,
तो राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको बैलेंस संतुलित समीकरण इसकी बतानी है। तो देख लीजिएगा कैसे होगा। सबसे पहले रिएक्शन को सिंपलीफाई लिखोगे आप, जैसे मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन, तो आयरन प्लस वाटर। फिर मैं इसकी स्केलेटन इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, आप जानते हो हिंदी मीडियम में जो 10th में पढ़े हुए हैं, स्केलेटन इक्वेशन लिखते थे ना, कंकाली अभिक्रिया, कंकाली समीकरण। तो ये इसका कंकाल बन गया, वे ढांचा बन गया। कैसे? आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड को क्या बोलता हूँ, मैग्नेटिक ऑक्साइड को Fe3O4 रस्ट होता है, प्लस हाइड्रोजन H2, फिर आयरन बन गया Fe, फिर वाटर बन गया H2। क्या करें बच्चों, यहाँ पे लिख लो कितने आयरन हैं 3, कितने ऑक्सीजन है 4, कितने हाइड्रोजन है 2। यहाँ पे भी सेम लिख लो लाइन में बिल्कुल, कितने आयरन है 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है ना। कितने ऑक्सीजन है 1, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है 2। अंडरस्टैंड? चलिए कहीं से भी बैलेंस कर ले, नो प्रॉब्लम। हम फर्स्ट एलिमेंट से ही करते हैं। यहाँ कितने आयरन थे 3, यहाँ कितने आयरन है 1, तो 3 से गुणा कर लो भाई। आयरन वाला पोर्शन है उसको 3 से गुणा कर लो और लिखो इसको। तो ये मैंने क्या किया, बाकी सारा सेम रखा तीनों के तीनों, बट ये तीनों के तीनों, बट आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या हो गया, आयरन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, यहाँ आयरन कितने 3 हो गए ना। अब यानी एक चीज़ तो बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन कितने हैं अब 1, हाइड्रोजन कितने 2, ये तो बैलेंस है ही पहले से ही। बट मैं यहाँ क्या करूँगा, अब ये जो मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ ऑक्सीजन वाले को। अब अगर मैं 4 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरे वाटर को करना पड़ेगा ना आगे से। तो देखो पूरे वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बैलेंस बिगड़ जाएगा रिएक्शन का। कैसे? आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2। क्या करोगे, आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 2 चीज़ बैलेंस हो गई। लास्ट बैलेंसिंग अब बिगड़ गई अपनी हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो हाइड्रोजन ये आगे 4 लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन H2 है, तो 4 दूनी ऐसे निकालते हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है भाई। यहाँ कितने हैं 2 हाइड्रोजन, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये देखो अब मिला कर देखो, मैच करो, कितने आयरन 3, इधर भी कितने 3, कितने ऑक्सीजन 4, इधर भी कितने 4 ऑक्सीजन, ये देखो 4 ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन 4 दूने 8, कितने हाइड्रोजन 4 दूने 8। हो गया ना सोल्व। बट ये मेथड भी पुराना हो चुका है भाई, हम लेटेस्ट की बात करेंगे, यूनिक मेथड की। ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल इजी मेथड है और प्रैक्टिस करना बच्चों आप खुद व खुद इस रिएक्शनों के ऊपर। तो देख लीजिएगा क्या है, ऐसी ट्रिक है बैलेंस करेगी जो केमिकल रिएक्शन को। इसको ABCD मेथड बोल लो अपने पास से, ABCD मेथड। सपोज करो ये रिएक्शन दे दी एग्जाम में, इसको बैलेंस करना है, क्या करेंगे ABCD मेथड। A लगा देंगे इसके आगे B लगा देंगे, इसके आगे C लगा देंगे, इसके आगे D लगा देंगे। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे, यहाँ नाइट्रोजन नोट कर लो कितना है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन के आगे A लगा हुआ तो नाइट्रोजन A के बराबर है ना। नाइट्रोजन के आगे A लगा हुआ तो नाइट्रोजन A के बराबर है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है राइट हैंड साइड में कितना नाइट्रोजन है, C के बराबर है बच्चों। ये देखो नाइट्रोजन जितना इसके, देखो जो आगे लगे हुए ना ये कोफिशिएंट होते हैं इनके रिएक्शनों के, इसको स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट भी बोल सकते हो आप। आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक स्टोक्योमेट्री, वो टॉपिक हम तब पढ़ेंगे जब बैलेंसिंग आ जाएगी, तब इजीली रहेगा हमारे लिए, इसलिए हमने स्टार्ट नहीं किया वो। ठीक है, बताओ N कितना हो गया, यहाँ से N नाइट्रोजन देखेंगे तो इस साइड तो A है और इस साइड C है, यानी A = C लिख सकता हूँ। यस, आ जाओ हाइड्रोजन पे आ जाए। हाइड्रोजन के आगे कितना लगा हुआ है N, यानी सॉरी हाइड्रोजन के आगे भी क्या है H3 है, यानी 3 हाइड्रोजन है बच्चों, और 3 हाइड्रोजन के आगे भी A लगा हुआ तो 3A हो गया, है ना। क्लियर हो गया ना। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन के आगे D लगा हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ = 2D। ऑक्सीजन के केस में देखो क्या है, ऑक्सीजन का केस में साफ कर देता हूँ इनको। ऑक्सीजन का केस देखो क्या है, ऑक्सीजन के केस में इसके आगे क्या है B, 2 ऑक्सीजन है तो 2B, है ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का केस एक ये रहा, यहाँ पे क्या है C, ऑक्सीजन के आगे C = C। एक और ऑक्सीजन है भाई, ये तो जुड़े हुए हैं ना, तो जोड़ना पड़ेगा हम यहाँ पे। तो एक ऑक्सीजन और है किसके आगे लगा हुआ है D, तो लिख लें D। सब में जो ज़्यादा बार आया बच्चों उसको देखो, जो सभी में ज़्यादा बार आया है, जर्नली A भी ले सकते हो आप यहाँ से, तो जो सब में ज़्यादा बार हुआ मेरा A मान लो, A सभी में आया हुआ देख लो। ठीक है, तो मैं उसको A को 1 मान लूँगा भाई यहाँ पे। तो लेट कर लिया मैंने, A को 1 मान लिया, तो C भी कितना हो जाएगा 1। अगर मैं A को 1 मान लूँ तो C भी मेरा 1 आ गया, 2 चीज़ तो आ गई। इसमें पुट करता हूँ मैं 3 × A की वैल्यू 1 = 2D, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। ईजी है ना।
यहाँ पे क्या करें, फिर पुट करें दोबारा से, डी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। इसमें पुट करते हैं हम, यहाँ पे इसमें पुट करते हैं सी और डी की वैल्यू। वी विल गेट 2b इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 3/2 है। कैलकुलेट करोगे तो 2 एकम 2 और 3 5/2, ठीक है। यानी 2b इज इक्वल टू 5/2। तो b इज इक्वल टू ये 2 नीचे जाएगा 5/4। देखो सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, इक्वेशन में पुट कर दो उठा के। क्या आई वैल्यू ए की, एक तो 1NH3। बी की वैल्यू क्या आई है बच्चों, बी की वैल्यू हमारी क्या आई है 5/4, 5/4 और 2। सी की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1NO। और डी की वैल्यू कितनी आई 3/2। अब देखो ध्यान से, नीचे क्या है 4। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला 4 झंझट खत्म हो जाएगा नीचे वाला। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन मिलेगी। देख लो 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से करोगे तो 4NH3, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 4 कट जाएगा 5O2, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4NO, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6H2O। चेक करो क्या बैलेंस हो गई, यस। कितने एन है नाइट्रोजन 4, इधर भी कितने 4, कितने हाइड्रोजन है 4 3 12, इधर भी कितने 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये, 10 ऑक्सीजन। यस, इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। था ना बड़ा इजी मेथड बच्चों। एक और एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप खुद ट्राई कर लें इसकी। वन मोर एग्जांपल वी आर टेकिंग, बर्निंग ऑफ ब्यूटेन। ये देखो C4H10 + O2 CO2 + H2O लिखा मिलेगा पेपर में। क्या करें, उसी तरह से ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें और डी लिख लें। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए इसके आगे जो ए है, सी की वैल्यू 4 है, तो ए कितना हो जाएगा 4A है ना, 4 है तो 4A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सी कितना है, इधर आओ इधर की तरफ, यहाँ पे तो सी कितना है मेरा, सी ये रहा कार्बन, सी कार्बन के बराबर है, तो यहाँ पे 4A इज इक्वल टू सी, एक ही तो है बस सी यहाँ पे, तो सी के बराबर आ गया। बी और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन देखो जल्दी, हाइड्रोजन कितने हैं नोट करो। यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 10 है भाई, तो 10 इसके आगे ए लगा हुआ है, ये देखो ये रही, तो 10A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मेरे पास जनरली सेकंड दूसरी टाइप पे ऑक्सीजन कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो 2D के बराबर हो जाएगा, इसके आगे तो डी लगा हुआ ना, तो 2D के बराबर हो जाएगा है ना। हाइड्रोजन देखोगे तो इधर आ जाओ, ऑक्सीजन का केस देखो, ऑक्सीजन में ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, बी लगा हुआ तो 2B, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 हैं, सेम 2C, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 1 है, तो प्लस डी है ना। सिमिलरली क्या करो, लेट कर लो, ए को 1 मान लिया मैंने, ए को 1 मान लिया तो क्या आ जाएगा मेरा, C इज इक्वल टू 4 × 1, सी की वैल्यू 4 आ गई, डी इज इक्वल टू, पुट करोगे तो ना सारी वैल्यू आ जाएंगी, आपको बार बार बताने की बजाय सारी वैल्यू आने के बाद मैं क्या करूँगा, पुटिंग इनटू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट करने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँ, नीचे 2 है इसको ख़त्म करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास क्या है, इक्वेशन आ जाएगी। ये देखो ये आ गई मेरी इक्वेशन, क्या बैलेंस है, यू कैन चेक, यस इट इज़ सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक दिस। आप ये एग्जाम्पल खुद ट्राई करें, वीडियो को क्या कर लें, पॉज कर लें, यहाँ पे वीडियो को रोक लें, आगे देखें मत प्लीज़, और इसको खुद ट्राई करें तो आपको समझ में आएगा क्या प्रोसीजर है इसका, ठीक है। क्लियर है, काफ़ी सारी इक्वेशन मैंने बताई हैं बच्चों, तो ये आप इनको खुद ट्राई करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है अब स्टोक्योमेट्री किस प्रकार से निकाली जाती है और कैसे सोल्व की जाती है। तो एक बार इनको देखें, सोल्व करें। मैं देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से आपको करवाना है इसमें, जस्ट वेट, ये लास्ट का पेज आया हुआ अपना, तो यहीं से करना हमने स्टोक्योमेट्री टॉपिक से अब स्टार्ट। तो चलिए करते हैं शुरू। व्हाट इज स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री में 2 फार्मूले याद रखो बस, कौन कौन से, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, सिंपल है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हो किसके इक्वल होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, सिंपल है, कितनी बार बता चुका हूँ। तो कल इसमें क्या होता है एक्चुअली, कितने प्रकार की कैलकुलेशन आती है, इट इज़ कैलकुलेशन, व्हाट इज स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री होती क्या है, इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन फ्रॉम सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी क्वांटिटी को मेजर करना क्या कहलाता है, स्टोक्योमेट्री। और इसके लिए 4 टाइप से हम इसको डिफाइन करेंगे, बिल्कुल ईजी है, कैसे, बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन वॉल्यूम मास वॉल्यूम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम और मोल मोल, ये इसके रिलेशंस होते हैं।
डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं चलो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। बड़ा इजी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने 32 ग्राम, गिवन मास कितना है 32, मोलिकुलर मास मीथेन का निकालना आपको आता होगा बिल्कुल। मोलिकुलर मास सिखा रखा है ना मैंने, CH4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो 16 हो गया। तो क्या करोगे, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास 2 मोल आ गए भाई, हो गया सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो H2SO4 के मोल, गिवन मास 49, मोलिकुलर मास कई बार निकाल लिया हमने H2SO4 का, मोलिकुलर मास 98 आया था ना H2SO4 का, है ना। तो कितना आ गया 1/2, 0.5 मोल, कितने हो गए, आधा मोल। चलिए आगे, फाइंड द मास ऑफ, अब ध्यान से देखना ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग है। फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ SO2। अब की बारी इन्होंने मास पूछ लिया बच्चों ने कि नंबर ऑफ मोल्स, तो हम फार्मूला तो सेम अप्लाई करेंगे ना। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है, x मान लो, दे नहीं रखा, लेकिन मोलिकुलर मास तो आप निकाल सकते हो SO2 का, 32 तो सल्फर का, और 16 दूनी 32, इसका हो गया 64 हो गया ना। तो क्या करोगे, गिवन मास x मान लिया, नंबर ऑफ मोल भी दे रखे हैं, कितने हैं 2, क्या करोगे 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 64, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस 1 बाई करके, क्या जाएगा 128, कितना आ गया, मास आ गया भाई इसका 128 अपने पास। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया होगा बिल्कुल। फार्मूला नंबर 2 जो यूज़ करना उसको देखो ध्यान से, इस मोल कंसेप्ट का ही टॉपिक है बच्चों ये भी। इसमें फार्मूला नंबर 2 जो आपको यूज़ करना है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम STP पे, ये वॉल्यूम किस पे दी गई है, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कितनी होती है मोलर वॉल्यूम, 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब, एक ही बात है दोनों की, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये फार्मूला याद रखो, अप्लाई करो। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या था वॉल्यूम की टर्म में, वॉल्यूम गिवन STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो क्या जाएगा, कितने मोल हैं 3 रख लो, इजिकल टू 3 इजिकल टू क्या क्या निकालना था, वॉल्यूम, x मान लो वॉल्यूम को, 22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 67.2 लीटर एट STP आ गया। चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ NO। NO हमारे पास गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास नहीं, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये, ठीक है। चलिए देखिए STP पे दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम गिवन STP, मोलर वॉल्यूम क्या है, कितने मोल हैं 0.5, x मान लो 22.4 लीटर आ गया, 11.2 लीटर, है ना, इजी, क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं चलो, ये छोटे क्वेश्चन थे भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। इफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन इज ब्रंट, यदि 16 ग्राम मिथेन का दहन होता है, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, बताओ कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। अब आप इनको तब कर पाएंगे बच्चों जब इक्वेशन लिख लेंगे, और मैंने अभी आपको रिएक्शन लिखना सिखाया था, इक्वेशन बैलेंस करना भी सिखाया था। तो जब मीथेन जलती है तो CH4 प्लस O2, 1 CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लो रिएक्शन को, बैलेंस करोगे तो क्या जाएगा CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2O, है ना, हो गई बैलेंस। अब क्या करोगे, अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल क्या, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, मीथेन के पूछे हैं ना, और 16 ग्राम दे रखा है, तो 16/16 इज इक्वल टू 1, कितना आ गया, इज इक्वल टू 1। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास 16/16 इज इक्वल टू 1 मोल, आ गया ना। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, जब 1 मोल मेरी मीथेन बर्नट हुई तो कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई, 1 मोल, है ना, सिंपल है। जो आगे इनके आगे जो 1 या 2 ये लगे हुए ना, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, याद रखना आप, क्या होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो बताओ 1 मोल CO2 इज प्रोड्यूस्ड, यानी नंबर ऑफ मोल मेरा क्या, मास गिवन बाई मोलिकुलर मास, क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल हैं CO2 के 1, और x मास मेरे को निकालना है, तो कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, मतलब x मान लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास CO2 का कितना है भाई, CO2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 44 हो गया, तो x डिवाइडेड बाई 44 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ बच्चों, 44 ग्राम ऑफ CO2, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटके है, वॉल्यूम पे है, ये मास पे था, ये वॉल्यूम पे है। अब मैंने इसी क्वेश्चन में देखो चेंजमेंट कर दिया, सेम क्वेश्चन के अंदर, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्नट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस STP। पिछले में क्या पूछा था मैंने, मास जानबूझ के, अब क्या पूछ लिया, वॉल्यूम, तो बड़ा ईजी है देखो,
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसकी टर्म में होंगे, यहाँ पे तो सेम लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, 16 ग्राम है, वन मोल आ गया सेम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम गिवन बाई 22.4 लीटर, कितनी वॉल्यूम है और स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितनी है इसकी अपनी एसटीपी पे, तो यानी कितना हो जाएगा, 1 मोल तो आ गया मेरा, एक्स बाई 22.4 लीटर, वॉल्यूम मान ली मैंने एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 लीटर एसटीपी, यही तो होता है ना। वन मोर न्यूमेरिकल फॉर यू, CaCO3 को गर्म करते हैं तो Ca और CO2 बनता है भाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड वहन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। क्या बोला इसने, अगर 50 ग्राम CO3 को हीट करोगे तो वॉल्यूम कितनी बनेगी इसकी, बताओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 निकालो गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, 50 ग्राम दे रखा है ये रहा, 50 बाई इसके मोलिकुलर मास निकालोगे CaCO3 का तो 100 आ जाएगा, 1/2 0.5 मोल आ गए भी। समझ में आया, क्या करें, 0.5 मोल नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.5 इज इक्वल टू एक्स 22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा आपको अच्छी तरह से क्लियर। एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखो भी, अगर मैं करता हूँ बर्निंग किसकी, ब्यूटेन की, तो रिएक्शन को पहले बैलेंस करोगे, सिखा दिया मैंने बैलेंस करना भी आपको, तो ये रिएक्शन मेरी बैलेंस रिएक्शन है। तो फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्नट। जब 5.8 ग्राम ब्यूटेन को बर्नट करोगे तो कितना CO2 का मास प्रोड्यूस होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो भाई, गिवन मास कितना है 5.8 और मोलिकुलर मास कितना है ब्यूटेन का C4H10, 10 तो हाइड्रोजन का हो गया, 12 चौका कितने होते हैं भाई 48, 48 और 10 58, तो इसका मेरा 0.1 मोल आ गया अभी। ठीक है, कितना आ गया 0.1 मोल। लेकिन ध्यान से देखो एक बार ऊपर रिएक्शन में चलो, यहाँ पे क्या था, जब दो, अब 1 मोल ब्यूटेन थोड़ी मेरी यहाँ पे तो 2 है गैस की, तो इसका कोफिशिएंट 2 है। जब 2 मोल ब्यूटेन मेरी जलती है तो 8 मोल मेरी क्या है CO2 बनती है, कितनी 8 मोल। जब 2 मोल ब्यूटेन जलती है तो 8 मोल CO2 बनती है, 1 मोल जलेगी तो कितनी 8/2 4 मोल। अरे भाई 0.1 निकालना हमने, तो 0.1 मोल है ना अपने पास, तो 0.1 इंटू 4 कर देंगे, कितना जाएगा 0.4 मोल CO2 हमारी होगी। मास निकालना है, ये तो मोल आए हैं इसके, तो बताओ मास ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स आ गई कितने, नंबर ऑफ मोल्स रख लो 0.4, मास मान लो x और मोलिकुलर मास आपको पता ही है 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 17.6 ग्राम CO2। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, और आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने को जा रहा है बिकॉज आज हमने चैप्टर को कंप्लीट ही कर दिया है। यूनिट नंबर 1 का ये 13 पार्ट है जो आप देख रहे हो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको हमने पूरा करने के लिए एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, तो इसको हम आज पूरा ही कर देते हैं भाई। ध्यान से देखना बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है 1 पेज का, इसलिए हम आज चैप्टर को फिनिश ही कर देते हैं। तो देख लीजिएगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखो पहले। जैसे मेरे पास 1 कप दूध है भाई, 50 ग्राम चीनी है और इससे 1 आदमी की चाय बनती है, कितने % की, 1% की। अब मैं बात करूं, अगर मेरे पास 1 कप दूध ही है और मैंने चीनी की मात्रा बढ़ा दी 100 ग्राम कर दी, तो अब कितने % की चाय बनेगी, ये तो दूध पे डिपेंड करता है ना, दूध तो 1 कप ही है तो 1 ही % की चाय बनेगी। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ है, मिल्क क्या है, मिल्क कमी किसकी पड़ गई, मिल्क की, नहीं तो और भी बन जाती, 2 कप बन जाती है ना, 50 ग्राम थी ना, शुगर तो बढ़ गई। तो ऐसा रिएक्शन का वो रिएक्टेंट का पार्ट जो रिएक्शन में पूरा यूज हो जाता है। मेरा 1 कप तो इसको बनाने में यूज हो लिया ना, पहले 0 बच गया अब तो ये, तो रिएक्शन का वो पार्ट जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों। इसको मैं LR से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बताया मैंने, जो रिएक्शन के अंदर वो स्पीसीज रिएक्टेंट की जो पूरी की पूरी यूज हो जाए। अब जैसे मैंने 1% की चाय तो बना दी, 50 ग्राम शुगर यूज होगी, लेकिन 50 ग्राम तो अभी भी बची हुई है। तो ऐसा रिएजेंट जो बच जाता है रिएक्शन होने के बाद भी बच जाता है, वो होता है एक्सेस रिएजेंट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, वो क्या कहलाता है, एक्सेस रिएजेंट। जो रिएक्ट कर जाए पूरा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब लिमिट थी उसकी, लेकिन ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट, मतलब रिएक्शन होने के बाद भी अनरिएक्टेड बच गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ। अब ऊपर डेफिनेशन देखो जो मैंने लिखी है,
द रिएजेंट और रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट भी बोल सकते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हो बच्चों। तो द रिएजेंट और रिएक्टेंट विच कंप्लीटली रिएक्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, वही चीज है। और द रिएजेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, सेम थिंग। चलो इसके कुछ पॉइंट हैं, देखो लिमिटिंग रिएजेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। दिस इज सीन इन द टू और मोर रिएजेंट, तो या दो से अधिक रिएजेंट होंगे तभी तो हम एक लिमिटिंग बनाएंगे, ठीक है। दो होने चाहिए, कम से कम दो रिएजेंट। एनी वन ऑफ दैम में बी लिमिटिंग एंड दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, उनमें से एक लिमिटिंग होगा, वही तो लिमिटिंग कहलाएगा, जैसे दूध के केस में था, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट, ध्यान से देखो इस पॉइंट को समझो। अब दूध ने क्या डिसाइड किया, कितना प्रोडक्ट बना, कितनी चाय बनी, है ना। शुगर ने थोड़ी डिसाइड किया, मिल्क ने किया है, और ये क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा फॉर्मिंग प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। 1a + 1b इज इक्वल टू 1c, 1a + 1b को मिला तो 1c बन गया। यहाँ पे मान लो 1a 5 है मेरे, a कितने हैं 5, b कितने हैं 10, c कितने बनेंगे बताओ। अगर a मेरे 5 थे बच्चों, तो b भी तो एक, ये भी तो एक था, ये भी एक था, तो ये भी एक है। तो अगर ये 5 यूज हुए हैं तो ये भी तो 5 यूज होंगे, और ये भी 5 ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 थे, 10 में से 5 तो ये बच गए, तो ये मेरा एक्सेस रिएजेंट हो गया। लेकिन 5 थे और 5 के 5 यूज हो गए तो 0 बच गए, है ना। इसका मतलब ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसकी मात्रा को कौन डिसाइड करेगा, देखो एक बार, इसको कौन डिसाइड करेगा, ये या ये करेगा भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी, 0 हो चुकी है। और ये जितना ये था ये भी 5 ही बनेगा फिर, है ना। क्लियर है कि नहीं है बताओ, क्लियर है ना। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। आज का टॉपिक खत्म हो गया अपना। न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लें खुद इसकी कुछ। मेथड टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन लिमिटिंग रीजेंट, ध्यान से देखना है कि न्यूमेरिकल बताऊंगा। न्यूमेरिकल क्या है, 2a + 3b आफ्टर द रिएक्शन 4c + 5d। अगर 2 ऑफ a मिलता है 3 ऑफ b के साथ, तो 4 ऑफ c + 5 ऑफ d, 5 टाइम ऑफ d बनता है अपने पास। तो ये रिएक्शन उन्होंने बैलेंस मानी हुई है अपने आप। तो बताओ, नाउ इफ द मोल्स ऑफ a इज गिवन एज 10, ए के मोल 10 हैं, मोल्स ऑफ बी इज गिवन एज 50, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, आल्सो फाइंड द मोल्स ऑफ सी एंड डी। इन दोनों के मोल निकालने हैं और लिमिटिंग रिएजेंट बताना, और एक्सेस रिएजेंट भी बता दो भाई। चलो बताते हैं। स्टेप 1, इसमें 3 स्टेप होते हैं न्यूमेरिकल में। स्टेप 1 देखो क्या है, फाइंड आउट वेदर इट इज लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम और नॉट। पहले तो आप ये देखना सीखो कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम इसमें है भी या नहीं है, ठीक है। देख लो क्या करेंगे, फार्मूला से, छोटा सा फार्मूला हम यूज करेंगे, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो है ये, SCA से डिनोट करूंगा मैं इसको बार बार, SCA डिवाइडेड बाई SCB। SCB क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ B। कितना दे रखा है, दे नहीं रखा भाई, निकाल सकते हम। ऊपर देखो यहाँ ये रहा, ए का ये है जो आगे, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ये इसका है, ये इसका है, तो 2/3 हो जाएगा ना, है ना। कितना हो जाएगा, 2/3। ये मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने थे, 10 दे रखे हैं, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने थे, 50, 1/5 आ गया। क्या दोनों इक्वल आए, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये दोनों इक्वल नहीं हुए, यहाँ पे क्या इक्वल हुए, 2/3 क्या इक्वल होता है क्या 1/5 के, नहीं। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर है, और उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये मेरा जो है पेज बीच में चला गया वही कहीं, मैं उसको ढूंढता हूँ एक बार। इसके बाद कौन सा पेज हमने करना है, ये रहा, देख लीजिएगा। इसके बाद छोटी सी प्रॉब्लम और बाकी अपनी, फिर ये चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा आज, ठीक है। तो ये पेज हमारा मिलेगा आगे इसमें, ये रहा, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो अपने पास स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 1 में क्या बताया, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो देख लो ए का और बी का। अगर दोनों के दोनों नंबर ऑफ मोल्स देख लो ए के और बी के दोनों इक्वल हैं, तो अपना क्या है, स्टोक्योमेट यानी LR है नहीं, अदरवाइज LR होगा। LR मिल गया उस क्वेश्चन में। तो देखो अब क्या करोगे, एक तरीका है, लोवेस्ट मोल यानी डिवाइडेड बाई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कब होगा, जब लोवेस्ट मोल हमारे
जो लोएस्ट मोल है ना वो हम निकाल लेंगे। जैसे मेरे पास क्या है ये देखो, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए कितने थे, 10 थे, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 2 था, तो कितना आया लो इसकी वैल्यू 5 आई। अब मैं देखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, बी का, तो 50/3 16.6 आई। कौन से कम हैं, 5 वाले। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसके कम होंगे। आप देख सकते हो जिसके n/SC, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या बी डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दोनों के किसी के भी। तो बताओ जो वैल्यू कम आएगी बच्चों वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। स्टेप 2 भी हो चुका, लास्ट स्टेप देख लीजिएगा 3। अब क्या करना है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, दो का पेयर बना लो बच्चों, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं ना इसके, वो भी आ जाएंगे सी के और डी के। तो क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। कितना था, सबकी वैल्यू अपने पास होंगी शायद, है ना। कितनी है, एन ए की वैल्यू कितनी है, 5 आए, ये तो पूरी की पूरा 5 आया हुआ भाई, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू एन ऑफ सी हमने निकालना है, ये हमारे पास 4 आया हुआ है, तो एन सी की वैल्यू आ गई 20। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितने आ गए, 20। एक लास्ट और, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, सेम। अब की बारी एन ऑफ डी ले लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी, डिवाइड करोगे तो 5 इज इक्वल टू एन ऑफ डी बाई 5, 25 आ गया भाई, हो गया सॉल्व। लेक्चर इज कंप्लीट और चैप्टर इज कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया है और इसके टोटल 14 लेक्चर बनेंगे या 13, इसमें देख लेना आप, ठीक है। तो ये सारी डिटेल में आपको बताई है। अब यूनिट 2 करेंगे कल से, जो बड़ी इजी है इसके कंपैरिजन में। ये काफ़ी बड़ी यूनिट थी और वो इतनी बड़ी यूनिट तो है नहीं भाई, फर्स्ट यूनिट काफ़ी बड़ी थी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक। तो बाकी का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं हम, एक बार ये वीडियो देखें आप, कमेंट करें समझ में आया नहीं आया है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।